हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए दक्षिण भारत से एक सच्ची और बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। तो कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। दक्षिण भारत का एक शहर जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों और सदियों पुराने भवनों से घिरी एक फेमस यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके तहत सिर्फ एक ही कॉलेज आता है। ये यूनिवर्सिटी अपने रिजल्ट, फैकल्टी और अनुशासन के लिए तो मशहूर थी ही, लेकिन उसकी एक और पहचान थी, उसका डरावना सच, जो शायद इस घटना से पहले कोई भी जानता नहीं था। ये रहस्य जुड़ा हुआ था कॉलेज के पुराने बॉयलर रूम से। ये हिस्सा हमेशा बंद रहता था। वहाँ एक मोटा जंग लगा ताला लटका रहता था और कॉलेज का हर स्टाफ मेंबर और गार्ड जानबूझकर उस कमरे की ओर से नजरें फेर लेते थे। किसी भी स्टूडेंट को वहाँ जाने की अनुमति भी नहीं थी और न ही वहाँ के प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को करवाए जाते थे। हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहकर रोक लिया जाता कि बॉयलर खराब है, अंदर जाना रिस्की है। लेकिन असल सच कुछ और था। 2014 में स्टूडेंट्स की एक नई बैच आई, जो देखते ही देखते फाइनल ईयर में पहुंच गई, जिसमें एक ग्रुप काफ़ी फेमस था। विकी, रवि और सागर तीनों अपनी मस्ती, शरारत और एडवेंचर्स के लिए जाने जाते थे। कुछ ही दिन पहले उन्होंने साथ में मंजूमेल बॉयज फिल्म देखी थी और उस फिल्म को देखकर उन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी, जो उनके कॉलेज की सच्ची कहानी है। फिल्म की कहानी ने उनका खून खौला दिया था, क्योंकि उनको उनके पुराने दिन याद आ गए। कॉलेज के दिनों में विकी हमेशा अपने दोस्तों को कहता रहता था, यार, अगर हमें भी कभी कोई रहस्यमय जगह मिली तो मैं सबसे पहले छलांग मारूंगा। रवि हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल, क्यों नहीं मेरी जान। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह मजाक कुछ ही हफ्तों में उनके जीवन की सबसे बड़ी, खौफनाक और बुरी हकीकत में बदल जाएगा। ये कहानी है रूबी और विक्की के कॉलेज के बॉयलर रूम की। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद उन्होंने हमसे ये कहानी शेयर की। कॉलेज के पुराने हिस्से में एक जर्जर इमारत थी, जहाँ कभी बॉयलर और पाइपलाइन लगी रहती थी। टेक्निकल इंस्टीट्यूट होने की वजह से बॉयलर स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए रखा गया था। अफवाहें थी कि कई साल पहले वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई थी। उसके बाद से उस हिस्से को सील कर दिया गया। असल में ये सिर्फ अफवाह थी। छात्रों को वहाँ जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन ये मनाही जितनी सख्त थी, उतनी ही जिज्ञासा भी जगाती थी। फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स ने पूरी कॉलेज में सफाई करने का फैसला किया और सबने मिलकर सफाई की। यहाँ पर आती है 21 साल की रूबी, जिसने सफाई के बहाने से बॉयलर रूम में जाने की कोशिश की। कॉलेज प्रशासन ने स्वच्छ यूनिवर्सिटी अभियान शुरू किया था। मीडिया को दिखाने के लिए हर कोना साफ किया जा रहा था। उस दिन रूबी, जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी, अपनी दो सहेलियों के साथ सफाई के काम में लगी हुई थी। रूबी और उसकी सहेलियों ने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की कि पूरा कॉलेज साफ हो रहा है सर, और सिर्फ बॉयलर रूम गंदा दिखता है, वो खुलवा दीजिए, सफाई के बाद बंद कर देंगे। पहले तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया, लेकिन बाद में मंजूरी दे दी, 1 घंटे में सफाई करके बाहर आने की शर्त पर। जब वे लोग पुराने बॉयलर रूम में पहुंचे तो गार्ड ने वहां का दरवाजा खोला और वो अंदर गए। पहली बार इतने सालों बाद ताला टूटा और दरवाजा चर चर की आवाज करता हुआ खुला। भीतर के सीलन और जंग की गंध बाहर फैलने लगी। दीवारों पर मोटी सी काई जमी थी। नीचे सीढ़ियां थी, जिनके किनारों से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। रूबी ने नीचे झांकते हुए कहा,
ये रास्ता नीचे कहाँ जाता है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तहखाना हो। लेकिन तभी उनके डिपार्टमेंट हेड आ गए। चेहरे पर गुस्सा और आवाज में सख्ती थी। कोई नीचे नहीं जाएगा, समझी तुम? ये इलाका सिर्फ दिखाने के लिए खोला गया है, सफाई का नाम लेकर। और हाँ, वहां नीचे सिर्फ अंधेरा है, न कि तुम्हारे सवालों के जवाब। उन्होंने जानबूझकर इतना रहस्यमय लहजा अपनाया कि रूबी और उसकी सहेलियां ठिठक गई। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर भी बैठ गया। जो सर आज तक बहुत नरमी से बोलते थे, आज अचानक उनको क्या हो गया? रूबी ने धीरे से पहले से ही अपनी सहेली से फुसफुसाया, मुझे तो लग रहा है सर कुछ छुपा रहे हैं। कोई ना कोई राज जरूर है इस तहखाने में। उन्होंने धीरे धीरे सफाई शुरू की। सीढ़ियां उतरकर नीचे आधे रास्ते तक गई। नीचे सब पानी था, जो शायद पुराना बॉयलर का पानी था। और वहां पर अपने मोबाइल से रूबी ने फ्लैशलाइट की। जो देखा कि एक और जंग लगा दरवाजा था, जो थोड़ा सा पानी में डूबा हुआ था। उसे देखकर रूबी डर गई और ऊपर चली आई। फटाफट सफाई पूरी हुई और रूबी ने इस राज को दोस्तों तक पहुंचा दिया। बाहर आते ही रूबी ने ये किस्सा विक्की को सुनाया, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। विक्की के साथ रवि और सागर भी मौजूद थे। रूबी ने बताया कि कैसे सीढ़ियों के नीचे एक और दरवाजा था, लेकिन हेड ने सख्ती से मना कर दिया। विक्की की आंखें चमक उठी। क्या कहा? एक दरवाजा? हाँ विक्की, लेकिन वो डरावनी जगह लगी, मानो हमें वहां जाने से इनकार कर रही हो। लेकिन विक्की ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, यही तो है असली एडवेंचर। रूबी, तू सोच भी नहीं सकती, यही मौका है। अगर हम वहां गए तो शायद ऐसा राज मिले जो किसी ने कभी सुना तक नहीं होगा। सागर ने डरते हुए कहा, लेकिन भाई वहां ताला लगा होगा, गार्ड होंगे, पकड़े गए तो? और अगर अंदर वाकई कुछ खतरनाक हुआ तो? बिना वजह कॉलेज वहां एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा क्यों रखेगा? विकी हंसते हुए बोला, क्योंकि वो फिल्में बहुत देखता था। तो भूल गया क्या? मौत से खेलना ही तो असली हिम्मत है। सागर ने भी हामी भरी। रूबी की दोस्त मीना को भी थोड़ा सा डर लगा कि अगर ये बात फैल गई तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल उन दोनों को कोई भी सजा दे सकते हैं। इसीलिए उसने कहा, देखो गाइस, जो भी करो, इस बात को किसी छठे व्यक्ति तक मत पहुंचाना। सब ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया और आखिर तय हुआ कि ये किसी भी तरह बॉयलर रूम की चाबी चुरा लाएंगे। 2 दिन तक उन्होंने गार्ड पर नजर रखी और तीसरे दिन मौका मिल ही गया। गार्ड चाय पीने गया था और चाबी स्टोर रूम की टेबल पर रखी थी। विकी ने चुपके से चाबी उठा ली और हूबहू वैसी ही दूसरी नकली चाबी रख दी। किसी को भनक भी नहीं लगी। फिर रात को वापस आकर कॉलेज में घुसने की उन्होंने साजिश रची। रात को 11 बजे जब कैंपस में सन्नाटा पसरा था, पांचों दोस्त विकी, रवि, सागर, मीना और रूबी बॉयलर रूम की ओर बढ़े। दरअसल दोस्तों वो लोग कॉलेज की हॉस्टल में रहते थे, तो उनके लिए रात को बॉयलर रूम में जाना आसान था। वो वहां पहुंचे और चाबी लगाकर उन्होंने दरवाजा खोला। सबने देखा कैसे बॉयलर से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। दरवाजा खोलते ही बदबूदार हवा का झोंका आया। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। टॉर्च की रोशनी में वो सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। सीढ़ियां नीचे जाती थी और हर स्टेप पर पानी की बूंदें टपकती थी। नीचे पहुंचकर उन्हें एक भारी लकड़ी और लोहे का दरवाजा मिला। उस पर पुराना जंग लगा ताला लगा था। रवि ने पूछा, अबे, इसे खोलने की चाबी कहाँ से लाएंगे? विक्की मुस्कुराया, ये मैंने पहले से ही सोचा था। रूबी ने बताया था कि स्टोर रूम में 2 चाबियां रखी जाती है। मैंने वो भी निकाल ली थी। उसने जेब से दूसरी चाबी निकाली, ताले में घुमाई तो कड़क आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे कर्र की आवाज करता हुआ खुला। अंदर अंधेरा बहुत था, मानो वो लोग स्पेस में चले गए हो, और हवा का ठंडा झोंका भी वैसा था जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज रूम खोला हो,
जो सदियों से बंद हो। लेकिन अंदर का नजारा देखकर ही वो सब समझ गए कि ये कोई कैद खाना लगता है। जैसे ही वो अंदर गए और टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो सबकी सांसें अटक गई। चारों ओर लोहे की जंग लगी सलाखें थी, जैसे जेल की कोठरी हो। जमीन पर बिखरे पड़े थे कंकाल। कुछ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी और कुछ आधी टूटी खोपड़ियां भी थी। सागर कांपते हुए बोला, ये ये क्या जगह है? विक्की ने दीवार पर उंगली फेरते हुए कहा, ये कोई तहखाना नहीं, ये तो जेल है, अंग्रेजों के जमाने की। शायद यहाँ कैदियों को रखा जाता था। सागर ने एक कोने में रखी तख्ती पर रोशनी डाली। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, डिटेंशन सेल 1889। रवि ने कहा, इसका मतलब ये जगह अंग्रेजों के समय की है। यहाँ लोगों को कैद करके मारा जाता होगा। टॉर्च की रोशनी में रूबी आगे बढ़ी तो और भी भयानक दृश्य सामने आए। कुछ कंकाल जंजीरों से जकड़े हुए थे, जैसे उन्हें बांध कर ही मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। रूबी और मीना तो डरते डरते एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। तभी सागर चिल्लाया, देखो गाइस, इधर आओ। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे। वहां एक कोने में लोहे की एक पेटी रखी थी। पेटी का ढक्कन आधा टूटा था। जब उन्होंने खोला तो उसके अंदर एक लाश पड़ी थी। ये लाश बाकियों की तरह कंकाल नहीं थी, बल्कि सूखी हुई, जैसे मम्मी बना दी गई हो वैसी थी। चेहरे पर अब भी कुछ चमड़ी चिपकी हुई थी। रवि कांपते हुए बोला, ये कौन हो सकता है? बाकी तो सब कंकाल हैं, लेकिन ये अब तक ऐसा क्यों? पेटी के पास एक जंग लगी पट्टिका थी, जिस पर लिखा था, प्रिंसिपल आर कृष्णमूर्ति 1943। सबके चेहरे पर सदमा था। सागर हकलाते हुए बोला, ये तो हमारे कॉलेज के पहले प्रिंसिपल का नाम है, लेकिन इन्हें यहाँ क्यों? इनका तो बताया गया था कि वो संन्यास लेकर चले गए और कभी दिखे ही नहीं। विक्की ने धीरे से कहा, लगता है इन्हें जिंदा दफना दिया गया था और कॉलेज की इमारत इसी जेल कम तहखाने पर बनाई गई होगी। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। हवा का दबाव बढ़ गया और सबने साफ सुना कि एक भारी भर्राई हुई आवाज गूंजी, इस जगह पर कॉलेज बनाने के लिए मैंने मना किया था, लेकिन कोई माना नहीं। सभी दोस्तों की रूह कांप गई। वो लोग वहीं जमे रह गए। ना हिलने की ताकत थी, ना सोचने के लिए दिमाग चल रहा था। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने और चलने लगी थी और हवाएं ठंडी ठंडी होने लगी थी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सबके हाथ कांपने लगे थे। अचानक वो सूखी हुई लाश अपनी जगह से हल्की से हिली। टॉर्च की हल्की किरण में सबको ये दिखा। रवि चीख पड़ा, भागो! सब भागकर सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, विकी सबसे आगे था। वो काई की चिकनाई में फिसलकर गिर पड़ा और उसके पीछे सब लोग गिरे। उन सबको बहुत चोट भी आई और लगभग 1-1.5 फीट पानी था, गंदा पानी। उसमें गिरकर वो गंदे पानी और गीले भी हो गए और उस गंदे पानी की वजह से उनसे बदबू आने लगी थी। अंदर अंधेरे में फिर से वही भारी आवाज गूंज रही थी, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं बाहर आ जाऊंगा। इतना सुनते ही जमीन पर पड़े कई कंकाल हिलने लगे। उनकी हड्डियां खटक खटक की आवाज करने लगी। कुछ कंकाल तो उठकर सीधे दीवार से टकराए और टूटकर बिखर गए। रूबी तो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से, भागो! सब खड़े हुए और किसी तरह दरवाजे को धक्का देकर खोला और ऊपर की ओर भागे और बाहर निकलकर उन्होंने फिर से ताला लगा लिया और शेड से बाहर आ गए।
और जब तक गार्ड आता वे भागकर हॉस्टल पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर सबको ऐसा लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सब अपने अपने रूम में आ गए, लेकिन विकी ने सबको मैसेज किया, यारो हमने तहखाने का दरवाज़ा तो खुला ही छोड़ दिया, बस बॉयलर रूम बंद करके आए हैं। उस रात सागर सो ही नहीं पाया, उसे बार बार वही चीज़ याद आ रही थी। अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की तो बाहर देखा, बॉयलर रूम की दिशा में लाल धुंध उठ रही थी। वो चीखते हुए उठा और दोस्तों के कमरे में गया। विकी, मैंने देखा, वो बाहर है, वो बाहर आ चुका है। विकी ने उसे शांत कराया, लेकिन वो खुद भी कांप रहा था। अरे भाई, सोच मत इस बारे में, सो जा। किसी तरह सब सो गए। मीना और रूबी अपने कमरे में एक दूसरे को हक करके पड़े थे। उनकी तो जान ही निकली जा रही थी। दूसरे दिन सुबह सबको उतना ही डर लग रहा था। वो एक दूसरे से मिलकर जो हंसी मजाक करते थे वो आज किसी के चेहरे पर नहीं थी। तो कोई मजाक करने के मूड में भी नहीं था और ना ही उनके चेहरे पे कोई खुशी थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सागर, रवि और मीना को तो हल्का सा बुखार भी आ गया था। उनको अभी भी लग रहा था कि वो एक सपना था या क्या था और उनके साथ ऐसी घटना क्यों हो गई। लेकिन उस दिन से कॉलेज में अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। वो लोग कैंटीन जाते, लाइब्रेरी जाते, लेक्चर अटेंड करते। हर किसी दूसरे इंसान में उनको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी, मानो वो सामने वाला इंसान उनको आंखों से डरा रहा हो और उनको मारने की फिराक में हो। धीरे धीरे पांचों थोड़ा डिप्रेशन में आने लगे, ओवर थिंक करने लगे और जब साथ होते तो थोड़ा हल्का महसूस करते। लेकिन वो एक दूसरे के बगैर अकेले रह नहीं पा रहे थे। बात यहीं तक सीमित नहीं थी दोस्तों, कॉलेज में भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। अगले ही दिन कॉलेज में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जब वो लाइब्रेरी जाते तो किताबें अपने आप शेल्फ से गिरने लगती। केमिस्ट्री लैब में अचानक सारे बीकर फट गए और लैब टेक्नीशियन को गंभीर चोट आई। कैंपस की लाइट्स बार बार टिमटिमाने लगी, खास करके रात को जो लाइट्स चालू रहती। हॉस्टल के बाहर और कॉलेज के बाहर वो बहुत डिम हो जाती, अचानक तेज हो जाती और अजीब सी घटनाएं होने लगती। स्टूडेंट्स डरने लगे, लेकिन प्रशासन ने इसे बिजली और तकनीकी समस्या बता दिया। लेकिन तकनीकी खराबी होती तो ठीक हो जाती। कई अलग अलग इलेक्ट्रीशियन, कॉलेज के टेक्निकल हेड, सब ने अपना दिमाग दौड़ा लिए थे, लेकिन उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। रूबी ने विकी से कहा, हम लोगों ने जो किया है उसका असर पूरे कॉलेज पर पड़ रहा है। कहीं सच में तो हमने किसी की आत्मा जगा नहीं दी। रवि ने कहा, अगर वो सच हुआ तो वो अब चैन से नहीं बैठेगी। एक शाम रवि अकेला कैंटीन के पास बैठा था। अचानक उसके सामने कुर्सी अपने आप हिलने लगी। वो एक प्लास्टिक की चेयर थी जो बिना किसी के हिलाए हिल ही नहीं सकती थी। वो घबरा कर उठने ही वाला था कि उसकी गर्दन के पीछे किसी ने बर्फ जैसी ठंडी हथेली रख दी। रवि पसीना पसीना होने लगा। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, जैसे किसी ने उसकी आवाज खींच ली हो। कुछ सेकंड्स बाद उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब बाकी लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा रवि की आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर खून लगा था। शायद उसके नाक और आंखों से खून निकल आया था। इमरजेंसी में उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन रवि कोमा में जा चुका है। पता नहीं वापस लौटेगा या उसकी डेथ हो जाएगी। ये बात जब कॉलेज और हॉस्टल में फैल गई तो पूरा हॉस्टल दहशत से भर गया। फिर सागर, विकी, मीना और रूबी एक क्लास में बैठे थे और विकी बोला, हमें सबको बता देना चाहिए कि शायद रवि के साथ जो हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन रूबी ने कहा, अगर इतने दिनों बाद हमने ये बताया
तो एक तो हमें रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, दूसरा हम पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, तीसरा रवि की जान भी खतरे में आ जाएगी। मीना ने कहा, करियर खत्म हो जाएगा, हमें इंतजार करना चाहिए या फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए। सागर ने कहा, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, भागेंगे तो सारा शक हम पर होगा, हमें सच्चाई जानने की कोशिश करनी होगी। उन सब ने तय किया कि अब उन्हें असली सच जानना ही होगा। वे यूनिवर्सिटी के आर्काइव सेक्शन गए जहां पुराने रिकॉर्ड रखे थे। घंटों खोजने के बाद उन्हें एक फाइल मिली, कृष्णमूर्ति केस 1943। उसमें लिखा था, प्रिंसिपल आर कृष्णमूर्ति कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छात्रों को भड़काया था। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें गुप्त रूप से गिरफ्तार कर तहखाने में बंद कर दिया था। कॉलेज के नामी लोगों ने इस सच्चाई को छुपाने के लिए तहखाने को सील कर दिया था। तब ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक छोटा कॉलेज थी और बाजू के टूटे हुए बिल्डिंग में असली पढ़ाई करवाई जाती थी। फिर कॉलेज को बड़ा बनाया गया और तहखाने के राज को छिपाने के लिए उसके ऊपर नया कॉलेज बनाया गया। लेकिन जो जिंदा थे और जो मर चुके थे उन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाला गया। वे वहीं भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरे। सागर ने कांपती आवाज में कहा, मतलब प्रिंसिपल सर की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। विक्की ने कहा, लेकिन भाई वो इतने सालों बाद स्टूडेंट्स पर क्यों हमला करेंगे? रूबी ने कहा, यह भी सोचने वाली बात है। वो लोग और भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन सच्चाई अभी भी उनसे दूर थी और इधर भूत की बढ़ती ताकत और खौफनाक घटनाएं बढ़ती जा रही थी। एक के बाद एक 7 स्टूडेंट्स कोमा में चले गए थे। उनकी बॉडी में सिर्फ 1-2% खून रहता था। मीना ने कहा, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है कि ये प्रिंसिपल सर ही हैं। सागर ने कहा, अगर वो नहीं है तो वो लाश हिल कैसे रही थी? विक्की ने कहा, वहाँ कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। रूबी ने कहा, हाँ, और जिसकी वो भी आत्मा है। अब वो आत्मा दिन पे दिन शक्तिशाली होती जा रही है। रात को हॉस्टल की गलियों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। लड़कियों के हॉस्टल में आईने पर खून से संदेश लिखे मिलते। कुछ अजीब से चित्र, अजीब अक्षरों में लिखी बातें और अजीब से डरावने चेहरे बने दिखाई देने लगे। सुबह सुबह कैंपस में खून के निशान मिलते जो सीधे बॉयलर रूम की ओर जाते, जैसे कोई चोट खाया इंसान भागा हो और उसके खून के छींटे इधर उधर गिर रहे हो। क्लासरूम में बेंच अपने आप हिलने लगे, चौक से लिखा मिटने लगा और सब बातें करने लगे कि सफाई अभियान के बाद कॉलेज में ये सब घटनाएं होने लगी हैं। और धीरे धीरे बातें होने लगी कि शायद जो बॉयलर रूम बरसों से बंद पड़ा था उसको खोलने के नतीजे थे ये सब। हालांकि इसमें आधी सच्चाई है। बॉयलर रूम के अंदर क्या है कोई नहीं जानता था, सिवाय उन 5 और कुछ प्रशासन के लोगों के जो ये बात छिपाना चाहते थे। अफवाहों को हकीकत में देखने वाली बातों को सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़कर भागने लगे। रवि अब भी जिंदा था। वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। उसके हाथ पैर चलने लगे थे, लेकिन उसका हाल किसी पागल जैसा हो गया था। वो बार बार उसके मेडिकल बेड के पास रही दीवार पर अपना सिर मारता और चिल्लाता, बचाओ बचाओ मुझे, वो हमें तहखाने में खींच ले जाएगा। उसके दोस्त उसे देखकर और डरने लगे, क्योंकि उसके पास इसका कोई समाधान नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि उसके दिमाग पर गहरा सदमा पड़ा है। शायद उसने अजीब सपना, डे ड्रीमिंग या कोई बुरी ताकत सच में देख ली है। लेकिन उसके दोस्तों को पता था कि ये सदमा नहीं बल्कि उस आत्मा की वजह से हो रहा था। अब कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही थी। सब डरे सहमे रहते और एक साथ कॉलेज में आ जाते। कोई स्टूडेंट अकेला नहीं दिखता। रवि के बढ़ते पागलपन की वजह से एक दिन विक्की ने कहा, हमें वापस उसी तहखाने में जाना होगा। जब तक हम सच का सामना नहीं करेंगे ये सब नहीं रुकेगा। रूबी, मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि हम किसी को सच नहीं बता सकते। मीना डर गई, क्या तुम पागल हो गए हो? वहां जाकर तुम लोग अपनी जान दोगे? लेकिन विकी अडिग था।
उसने सागर से पूछा, तुम साथ चलोगे या नहीं? सागर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन हमें समझना होगा कि वो जो भी है आखिर हमसे और इस कॉलेज से चाहता क्या है, तभी इसे रोका जा सकता है। सैटरडे को उन्होंने तय किया कि वो संडे की रात को जाएंगे, जिससे जाना आसान हो। संडे रात को करीब 12 बजे सबने टॉर्च और कैमरा लेकर बॉयलर रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर पहुंचते ही फिर वही ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन इस बार तहखाना पहले से अलग था। दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमक रहे थे, इस जगह की सच्चाई लोगों के सामने लाओ, नहीं तो ओझल हो जाओ। तभी सामने वही लाश खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सा तेज था, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। बस एक आवाज, भारी आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम सब मेरी कैद का बदला बनो। सागर कांपते हुए बोला, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको हमारे दोस्त और दूसरे स्टूडेंट्स को छोड़ देना होगा। कैसे छोड़ दूं उस जगह को जिसने मेरा परिवार खत्म कर दिया, मेरा भाई भी मारा गया और आज तक गुनहगारों को सजा नहीं मिली है। दरअसल उनको आज़ादी के बारे में कुछ पता नहीं था। उस आत्मा ने बताया, तुम लोग मुझे कैसे जान सकते हो? मैं वो नहीं हूँ जो आपको दिख रहा हूँ। विकी ने डरते हुए पूछा, आप कौन है? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं, उसका भाई हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को मार दिया गया है तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और गुस्सा आया। उसका क्या किया मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं इस तहखाने के बारे में जानता था तो मैं सीधा उसको ढूंढने यहाँ आ गया। जब 3-4 लोग बैठे थे जो बातें कर रहे थे कि चलो खतरा टल गया, उसमें से एक ने कहा कि सालों से प्रिंसिपल के बारे में लोग पूछते आए हैं, तो अब इस प्रिंसिपल का क्या करना है। तो उन्होंने फैसला किया कि कॉलेज के पहले प्रिंसिपल ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, काबिल बनाया और फिर संन्यास लेकर चले गए। वो साबित कर देना है। फिर मेरे भाई को यहीं कहीं दफन किया होगा, या क्या किया है मुझे आज तक पता नहीं चला। दरअसल मेरे भाई को मार दिया था, उसके सबूत लाने मैं आया था। 20 साल बाद तो मुझे मारकर मम्मी बना दिया और मेरे ही भाई के नाम पर मुझे यहाँ रख दिया। मीना को शक हुआ, आपको उनके नाम पर मम्मी बनाकर क्यों रखा? तो उसने जवाब दिया कि उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला, बस मुझे गला घोंटकर मार दिया गया और मैं आज तक मुक्ति नहीं पाया हूँ। कई बार मैं ऊपर आकर देखता, लेकिन कोई दिखता नहीं, बस बेकसूर बच्चे पढ़ाई करते दिखते। मैं वापस लौट जाता। सागर ने कहा, तो फिर आपने हमारे दोस्त और दूसरे स्टूडेंट्स को तकलीफ क्यों दी? वो सब वही थे जो मेरे काम में टांग अड़ा रहे थे। उन्होंने मुझे काफ़ी कोसा। जहाँ मैं कुछ करने जाता वो वही रास्ता रोके खड़े दिखाई देते। रूबी बोली, अब हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? मदद? तुम, जिनकी वजह से मैं जिंदा दफनाया गया, उनकी औलादें आज यहाँ पढ़ रही हैं और उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब उनका खून बहना ही मेरा बदला है और तुम लोग भी अब बाहर नहीं जा सकते। विक्की को डर लगा कि शायद ये हमें भी मार देगा या कोई तकलीफ देगा, इसलिए उसने पूछा, क्यों 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 बाहर नहीं जा सकते हम? नहीं, तुम लोग जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेता बाहर नहीं जा सकते। इतना बोलते ही उसकी लाश बेजान हो गई। सारी ठंडी वहां से चली गई। तापमान नॉर्मल होने लगा और ऊपर का दरवाज़ा बंद हो गया। मीना डरने लगी, ये इतना अंधेरा, कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए। विक्की ने कहा, अरे चिल्लाओ मत, कहीं कॉलेज में किसी ने सुन लिया तो हमें रेस्टिकेट कर देंगे। रूबी ने कहा, अरे लेकिन मुझे भी अब डर लग रहा है, कितना अंधेरा है। उन सबको मोबाइल के फ्लैश करने से डर लग रहा था, लेकिन किसी तरह उन्होंने फ्लैश ऑन की तो हर जगह गंदी बदबू, काई जमी हुई और कुछ कंकाल उसमें पड़े हिल रहे थे। फिर उनको खटखटाहट और भूत की डरावनी हंसी भी सुनाई दे रही थी।
अचानक से ऊपर की ओर उसी गार्ड की चीखने की आवाज आई, बचाओ, बचाओ, यहाँ कोई आत्मा है, मेरा गला घोटा जा रहा है। ये सुनकर विकी, सागर, मीना और रूबी एकदम से डर गए और सहमे सहमे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। विकी रोते हुए बोला, अरे नहीं, ये हमसे क्या हो गया है? हमने एक शैतान को खुला छोड़ दिया। तो सागर ने कहा, नहीं भाई, उसने कहा वो पहले भी ऊपर आता था, हमने उसे खुला नहीं छोड़ा, ये तो होना ही था। रूबी ने कहा, लेकिन अगर इसे रोका नहीं गया तो वो बेगुनाह लोगों को मारना जारी रखेगा। मीना ने कहा, ओ शिट गाइस, मुझे अभी याद आया, प्रोफेसर डिसूजा। विकी ने कहा, कुछ समझा नहीं। मीना फिर से बोली, प्रोफेसर डिसूजा वही इंसान है जो कॉलेज के कंस्ट्रक्शन से यहाँ पर ट्रस्टी हैं। रूबी ने कहा, इसका मतलब वो भी उनके बेटे हो सकते हैं जो प्रिंसिपल और उनके भाई के गुनहगार है। विकी ने कहा, अरे हाँ, और उनका ऑफिस यहीं पास में ही है। उस वक्त तक तो आत्मा प्रोफेसर के ऑफिस तक पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, तभी उनके ऑफिस की बेल बजी। तो उन्होंने पूछा, कौन है? पहली बार उसने अपना नाम बताया, कृष्णमूर्ति का भाई, चंद्रमूर्ति स्वामी। प्रोफेसर को लगा किसी स्टूडेंट्स के भाई होंगे। उन्होंने कहा, कम इन। दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला और बंद हुआ, लेकिन कोई आया नहीं। प्रोफेसर अभी भी कॉल पर थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं था। उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इस बात से वो थोड़े चौंक गए। कौन था? उन्होंने कहा, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। फ़ोन रखकर तुरंत ही दौड़कर वो दरवाजे तक पहुंचे और दरवाज़ा खोलकर देखा तो लंबी सी लॉबी, एकदम शांत लेकिन ठंडी और बिना किसी हलचल के, एकदम खाली। उन्हें ये अजीब लगा। अरे, अजीब बात है, कोई तो था। कौन था? तभी पीछे से आवाज आई, मैं था। वो पीछे मुड़े और कोई चीज उसके चेहरे से टकराई। एक बड़ी लकड़ी थी। उस आत्मा ने उन पर हमला कर दिया और वो बेसुध होकर गिर गए। शाम को कॉलेज में ताला लगाने वाला आया। उसने देखा सर बेहोश पड़े हैं और पुलिस बुलाई गई। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वो भी कोमा में थे। दूसरे दिन ये खबर फैल गई। साथ ही विकी और सागर और रूबी और मीना के रूममेट्स उनको ढूंढ रहे थे। अरे, सिक्योरिटी गार्ड्स को उनके मिसिंग होने की खबर पहुंचा दी गई और धीरे धीरे ये न्यूज़ वायरल हो गई कि 4 स्टूडेंट्स गायब हुए हैं। उनके घर वालों को खबर दी गई और पुलिस बुलाई गई। कॉलेज का हर कोना ढूंढा गया और अंत में पुलिस ने पूछताछ के बाद बॉयलर रूम में तलाशी लेनी चाहिए। तब एंट्री हुई कॉलेज के करंट प्रिंसिपल वीरप्पन स्वामी की। आपको यहाँ तक ये कहानी कैसी लगी? आज की कहानी में बस इतना ही। आपको यहाँ तक ये कहानी कैसी लगी है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे क्या हुआ? क्या ये सब लोग मिलकर उस आत्मा को रोक पाएंगे? क्या विकी कुछ ऐसा कर पाएगा जिससे ये सब रुक जाए? क्या उन्होंने सच में बॉयलर रूम में जाकर बहुत बड़ी गलती की थी? ये सब जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तो मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस कहानी के